हेलो गाइस। तो चलो वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया था हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या कवर करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर बेसिकली अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर 18 सेंचुरी से पहले क्या कुछ हो रहा था, क्या कोई रीजन था रेनेसांस आने का, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया था। रेनेसांस आने की वजह से क्या इम्पैक्ट हुए, क्या रिफॉर्मेशन हुए, कैसे नए स्टेट्स की इंफॉर्मेशन वगैरह हुई, कैसे जियोग्राफिकल लोकेशंस तक गए, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है। कॉलोनाइजेशन देखने को मिली, कॉलोनाइजेशन जैसे यूरोप ने, यूरोप की कंट्रीज जैसे ब्रिटिशर्स हो गया, फ्रेंच हो गया, इन सब ने अलग अलग, डच ने, इन्होंने अलग अलग जगह जा जाके अपनी अपनी कॉलोनीज सेट क्रिएट करी। ऐसे ही अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर सब जगह जाकर अलग अलग तरीके की कॉलोनीज बनाई। तो अब हम बेसिकली उस 18 सेंचुरी की वजह से इसका नाम रखा गया एज ऑफ अनलाइटमेंट। क्यों? क्योंकि एनलाइटमेंट आ चुका है, रेनेसांस आने की वजह से नई अवेकनिंग हो चुकी है। तो एनलाइटमेंट इन 18 सेंचुरी, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये एक फाइनल स्टेज कहलाती है रेनेसांस की। रेनेसांस का जो फाइनल स्टेज आया तो उस टाइम के अंदर बहुत सारे थिंकर्स रहे होंगे। उन थिंकर्स ने अलग अलग आइडियाज आए क्योंकि उनको नई चीजें जानने को मिली आफ्टर द रेनेसांस, उसकी नई अवेकनिंग की वजह से। अब जब नई अवेकनिंग आएगी तो वो क्वेश्चंस पूछेंगे, क्यूरियोसिटी जाएगी, क्यूरियोसिटी आने की वजह से सोचेंगे, नई नई चीजें सोचेंगे। फिर अलग अलग पर्सपेक्टिव से हर एक थिंकर्स ने अलग अलग मॉडल्स प्रोवाइड करे। अब वो मॉडल्स जो भी प्रोवाइड करेंगे, कोई उसको जब पढ़ेगा, उसको देखेगा, सोचेगा, तो उसको ये पता लगेगा कि रियल टाइम में जो अभी तक चलता आ रहा है, जैसे चर्च की जो हायरार्की है, मोनार्की की जो इंपॉर्टेंट चीजें है, वो सब उनको तोड़ने की कोशिश करेगी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स राइज करेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स राइज करेगा तो इनके सब सोसाइटल से थिंकिंग की वजह से क्या होगा, न्यू मॉडल और पुराने मॉडल के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी देखने को मिलेगा। और फिर क्या होगा, रेवोल्यूशंस देखने को मिलेगी। तो जितने भी थिंकर्स की थिंकिंग की वजह से रेवोल्यूशंस हुए अलग अलग तरीके की। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम रेवोल्यूशंस को देखेंगे। तो उससे पहले थिंकर्स को जानेंगे, कौन से थिंकर्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट रहे हैं। और उन्होंने सब नए मॉडल्स दिए। कौन से नए मॉडल्स के अंदर, जैसे सोसाइटी से एसोसिएटेड क्या मॉडल्स रहे होंगे, पॉलिटिक्स के रिलेटेड एथिक्स क्या होने वाला है, इकोनॉमिक्स क्या होने वाला है, सबका अलग अलग तरीके के अलग अलग थिंकर्स ने मॉडल्स प्रोवाइड करे अलग अलग टॉपिक्स के एसोसिएटेड। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स है जो आपको आइडिया होना चाहिए, जो रिप्रेजेंट करते हैं एनलाइटमेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट है डेकार्ट। इसको डिकार्ट्स बोलते हैं, कोई डिकार्ट बोलता है, कोई डिस्क्रेट्स बोलता है। हर एक का अलग अलग है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच मैथमेटिशियन रहे हैं ये। इन्होंने को हम फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी बोलते हैं। इसके बाद से ही ज्यादातर देखने को मिला था। इसका एक कोट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना रेवोल्यूशनरी है, आप इसको ध्यान से सोचो कि आई थिंक, मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस ये लाइन अपने आप में एक रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है कि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं यहीं पे हूँ। इसी की वजह से रेवोल्यूशन होने की पूरी टर्म्स बता रही है एक छोटी सी लाइन। इसलिए डेकार्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। ये कोट आपको हमेशा याद रखना है। आप कहीं पे भी कोट्स के अंदर जब थिंकिंग की बात आएगी, एनलाइटमेंट की बात आएगी, तो आप डेकार्ट का यूज कर सकते हो। ऐसे ही जॉन लॉक, जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स के बारे में बताया है कि हमारे पास जो राजा होता है, जो भी चर्च होता है, जो भी हमारे ऊपर जो हाई लेवल वाली गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके अंदर को हमें नेचुरल राइट्स कुछ कुछ प्रोवाइड करने चाहिए, जो आजकल फंडामेंटल राइट्स वगैरह कहलाते हैं। तो वो सब जॉन लॉक के थ्रू आया था। लिबरलिज्म देखने को मिला था पॉलिटिकल के एजेंडास के अंदर, तो वो जॉन लॉक ने बताया था। वोल्टेयर, वोल्टेयर एक फ्रेंच राइटर थे। उन्होंने रिफॉर्मेशन की थी किसके अंदर, रिलीजन के अंदर। रिलीजन के अंदर मतलब वो जितने भी चर्च के अंदर इरेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका नाम भी उसने इरेशनल इंस्टीट्यूशन दे दिया था कि ये सब डिस्पैरिटी कर रहे हैं, रैशनल नहीं है लोगों के लिए। तो रिलीजन से एसोसिएटेड रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करी थी वोल्टेयर ने अपनी राइटिंग के थ्रू। और उसने सीधा सीधा अटैक करा था किसके अंदर, चर्च के ऊपर, इरेशनल इंस्टीट्यूट बताकर उसको। मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू हमारा चौथा वो है। टोटल बेसिकली 7 हम पढ़ेंगे, 7 थिंकर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिकार्ट है, आगे और 2 3 आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिकार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वाला था जिसका मॉडर्न फिलोसफी का फादर भी बोला जाता है। ठीक है। मोंटेस्क्यू ने क्या किया था, पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने की कोशिश करी थी। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया था कि
एक दूसरे लोगों के बीच में सेपरेशन होनी चाहिए, किसी के अंदर हायर पावर होनी चाहिए, किसी के पास लोअर पावर। जैसे आजकल गवर्नमेंट के अंदर होता है, केंद्र के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती है। तो इस तरीके से ना डिवाइड करवाने के लिए बोला था। मोनार्की को लिमिटेड करने के लिए बोला था, ताकि लोगों के पास चीजें वर्क कर सके। ये कैसे आया था उसके पास, एक उस टाइम जब ब्रिटिशर्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन चुका था, तो उससे इन्फ्लुएंस होके उसको पढ़ने के बाद उन्होंने ये सब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था अपने स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर। तो ये तो था बेसिकली, हमने चार अभी तक सीखे थिंकर्स के बारे में, जो एज ऑफ एनलाइटमेंट के बारे में रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनल स्टेज को है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ वाले को। फिफ्थ वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रसो। इसको रसो भी बोलते हैं, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि इसकी जो आइडिया है, जिसका यूज करके फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, आपने वर्ड सुना होगा लिबर्टी, इक्वालिटी। ये दोनों आइडिया किसने दिए थे? रसाओ ने दिए थे। ठीक है, केम फ्रॉम हिम, इसके थ्रू आए थे वो सब। ये अपने आप में ही रेवोल्यूशन है, क्योंकि लिबर्टी अपने आप एक रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वालिटी करता है, क्योंकि उस टाइम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा थी। स्टेट ऑफ नेचर, ये क्या करता है कि बैकग्राउंड वो चाहता है कि आप पीछे की तरफ जाइए। पीछे के अंदर क्या है कि लोगों के अंदर ज्यादा बाउंडेड नहीं थी सोसाइटी, अच्छे तरीके से जिंदगी जी रहे थे एक दूसरे के अंदर। रोमांटिसिज्म के बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी आइडिया को रोमांटिक आइडियाज भी बोला जाता है रसाऊ के, क्योंकि ये चेन जितनी भी बंधन है सोसाइटी की, उसको तोड़ने की बात करता है रसाऊ की जो वो होती है, इसलिए लिबर्टी के बारे में रिप्रेजेंट करता है। जेनेरिक विल के बारे में बात करता है। जेनेरिक विल बेसिकली एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी का। इसके अंदर क्या है कि जो भी रूल्स वगैरह विल्स वगैरह बनाई जाएगी, वो कॉमन पीपल के कॉम्बिनेशन के, उसको सोच समझ के बनाई जाएगी, ना कि किंगशिप के या फिर चर्च के एसोसिएटेड। तो ये एक अपने आप में जनरल विल के बारे में, इनडायरेक्टली एक स्मॉल डेमोक्रेसी के विल के बारे में भी रसाऊ ने बताया है। ये सब इसकी जो आइडिया थे, इसके वजह से क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा आग लगती है। रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं इसके लाइन के बाद। एक जब एथिक्स पढ़ेंगे, अगर आपने एथिक्स पढ़ा हो, तो एक कैंट नाम का बंदा होता है, कांट जिसको बोलते हैं, कैंट होता है, कांट होता है, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो उसने रैशनैलिटी के बारे में बताया था। रैशनैलिटी का मतलब है कि जो भी चीजें होगी, जो भी रूल्स वगैरह डिफाइन होंगे एथिक्स के, वो पीपल डिसाइड करेगी। कोई रिलीजन या फिर धर्म के ठेकेदार, जो भी ये सब है, किंगशिप वगैरह, वो डिसाइड नहीं करेंगे। डिसाइड जो भी रूल्स वगैरह, थिंकिंग के अकॉर्डिंगली रैशनैलिटी रखी जाएगी पीपल के थ्रू। एथिक्स के बारे में रिफॉर्मेशन लाए थे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में बताया था, ड्यूटी एथिक्स जिसको बोलते हैं। जो हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो सब देन किसकी है? कांट की देन है। इसलिए इसमें रसो, कांट और हमारा डिकार्ट, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनका याद होना चाहिए। बेंथम के बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, उसने बस लॉस के एसोसिएटेड रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करी थी। अब ये देखो, सात थिंकर थे, उन सात थिंकर ने कुछ आइडियाज दिए। अब उन आइडियाज के अपने आप में ही क्या है, रेवोल्यूशनर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो लोगों तक पहुंचे, लोगों ने सोचा, लोगों ने समझा, फिर उसके बाद लोग इकट्ठा हुए, फिर क्या हुआ? अब इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि ये सब क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेंगे किसके बीच में? किंगशिप के बीच में, या फिर चर्च के बीच में, जो भी हायर अथॉरिटीज है उनके बीच में, और जो नॉर्मल पीपल है उनके बीच में। और फिर क्या होगा जब कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, तो क्या होता है? रेवोल्यूशन होती है। तो इसके बाद से हमारा जो चैप्टर है वो रेवोल्यूशन को इनिशिएट करता है। इसके बाद हमारा क्या चालू होता है? रेवोल्यूशन चालू होता है। रेवोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अमेरिकन रेवोल्यूशन को इनिशिएट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऐसे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आप कुछ प्रॉब्लम वगैरह रहती है अभी तक लेक्चर नंबर 3 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।